Good morning, everybody. Our today's topic is Accounting Standard 13. That is accounting for investment. Investment word तो आपने सुना हुआ है. What do you mean by investment? क्या होता है इन्वेस्टमेंट? एसेट. कौन सी एसेट? एसेट्स तो बहुत है. इन्वेस्टमेंट किस टाइप की एसेट्स है? व्हाट्स द पर्पस टू इन्वेस्ट मनी? क्या? अच्छी रिटर्न आना. दो एम हो सकते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के आपके. कौन से दो एम हो सकते हैं? एक तो आपका एम हो सकता है इनकम कमाना. इनकम कौन सी? जैसे कि डिविडेंड कमाना. डिविडेंड कमाना आपका एम हो सकता है. या फिर आपका एम हो सकता है रेंट कमाना. या आपका एम हो सकता है इंटरेस्ट अर्न करना. ये एम हो सकता है. या दूसरा एम हो सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन. दो एम आपके हो सकते हैं पैसा लगाने के. अगर मैं एग्जांपल लूं, अपने हुड्डा में लोगों ने बड़ी प्रॉपर्टी ली है. मान लो एक बंगलो, एक कोठी ले ली किसी ने 2 करोड़ रुपए की, ₹2 करोड़. एक घर ले लिया आपने. इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी. दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तो इन्वेस्टमेंट की 2 करोड़. किराया पता है क्या आ रहा है वहां? 2 करोड़ रुपया लगा के वहां रेंट जो आता है वहां मान लो 8,000 रुपये महीना आता है. रेंट ज्यादा नहीं है. रेंट तो आप गली मोहल्ले में टाइट गलियों में भी लोगे तो इतनी रेंट पे बिल्डिंग मिल रही है. और हुड्डा में आलीशान कोठी किराए पे ले रहे हो वो भी इतने में मिल रही है. 8,000 रुपये रेंट आ रहा है मान लो एक महीने का. 12 महीने का कितना आ रहा है? मतलब लगभग 1,96,000 लगाओ. चलो, किसी का हुड्डा में घर हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि उसमें पैसा लगाने का एम कुछ और है. वही मैं बताने जा रहा हूं. किराया तो वही आ रहा है. कितने रुपए? 96. क्या 2 करोड़ रुपया आपने इसलिए लगाया कि साल का 96,000 आए? कितना हुआ 96,000? अप्रोक्स 1 लाख लगा लो. अप्रोक्स 1 लाख लगा लो. वैसे तो 1 लाख से भी कम. 0.5%. 2 करोड़ का 1% बनता है 2 लाख. और आपको 1 लाख भी नहीं आ रहा. आधा परसेंट. क्या साल में आधा परसेंट के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे? आप कहोगे फ्री में ले ले. रिस्पेक्ट तो देगा कम से कम. इससे क्या बनेगा मेरा? 2 करोड़ लगा के 1 लाख रुपए से भी कम. इसीलिए नहीं लगा रहे लोग पैसा, क्योंकि रेंट बहुत थोड़ा है. वो पता है क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो सोचते हैं ये 2 करोड़ वाला ना थोड़े दिन बाद हो सकता है आफ्टर 2 ईयर यही 3 करोड़ का हो जाए. वहां रेट यूं बढ़ रहे हैं रियल में, सेक्टर्स में. अब अपने छोटे शहरों में भी लोगों को लगने लगा कि भाई थोड़ा सा अच्छे एरिया में रहो, जहां पे अच्छे पार्क्स हो, अच्छी ग्रीनरी हो, लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा हो जाएगा. कोरोना के बाद लोगों को फील होने लगा ना कि भाई थोड़ा सा लाइफ जी लो तो अच्छा है, बाकी पैसे तो यहीं रह जाएंगे, कोरोना में यहीं पड़े रह गए. घर वाले भी जलाने नहीं गए शमशान घाट में. लोगों ने उठा के डेड बॉडी जलाई. आधे तो पता ही नहीं बाबूजी के नाम किसी और को जलाए, क्योंकि वो फेस तो दिखाया ही नहीं उन्होंने. ऐसा था ना, पैक कर करके कोई और ही दे दिए. ऐसा भी हुआ था, बड़ा बुरा हाल हुआ था. तो लोगों को लगा पैसे तो यूं ही लाखों करोड़ों पड़े रह गए, जिंदगी जी लो जो अच्छा है. सेहत है अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ. अब देखो इसी वजह से उसका इफेक्ट ये हुआ कि ये न्यू कॉलोनीज थी ना जो, उनके रेट आसमान पे हो गए. और जो पुराने मोहल्ले तंग गलियां जहां वैसे, वहां पे रेट क्या है? कोरोना के बाद डाउन. अब बंदे ने क्यों पैसा लगाया? उसका एम इनकम कमाना नहीं था. आजे तो क्या बुरी लगती है किसी को, आजे चलो जो आज है. लेकिन मेन एम क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन. समझ रहे हो? 2 एम हो सकते हैं बंदे के. मैं शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहा हूं, एक एम तो हो सकता है मेरा डिविडेंड आएगा, इनकम. दूसरा एम क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन. मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए वाला शेयर है. फेस वैल्यू कितने रुपए है? 10. मार्केट में वैल्यू कितने रुपए है? 2,000. जैसे इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, महंगे शेयर. 2,000 रुपए का डिविडेंड आएगा. कितना आएगा बोलो? डिविडेंड रिसीव होता है मान लो 20%. कितना? वो फेस वैल्यू पे देती है कंपनी. कितना मिल जाएगा? फेस वैल्यू 10 रुपए का 20%. क्या आप 2 रुपए कमाने के लिए शेयर खरीद रहे हो?
क्या 2,000 रुपए का शेयर लें, साल में 2 रुपए आएंगे, क्या इसलिए खरीद रहे हो? नहीं ना, बराबर है। ये याद भी नहीं कि डिविडेंड आया। सही बता दो, मेरे पास भी कुछ कंपनी के शेयर है, मैंने आपको बताया भी था, मैंने कभी संभाले नहीं, 15 साल पहले लिए होंगे, घाटे गुट्टे पड़ गए, फिर उसके बाद मैंने तो हाथ जोड़ दिए भी, जितना लॉस रोक लिया वही अच्छा है। क्योंकि ना मार्केट में टाइम देना पड़ता है। आप जब किसी सेक्टर में पैसा लगाओगे तो उसे संभालना तो पड़ेगा ना, भी हाँ ये बेच लो, ये खरीद लो, ये अप आ रहा है, सोलर इंडस्ट्री के बूम पे आएंगे क्योंकि मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि हर घर पे सोलर सिस्टम लगेगा। तो ये स्टडी करके चलना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन अर्न, अगर आपके पास टाइम नहीं तो अच्छा नहीं है। तो बहुत साल पहले पैसे लगाए, थोड़े रेट रूट डाउन हो गया, अपन नहीं ध्यान नहीं, अपन ने छोड़ दिया कि ये तो गए, ध्यान ही ना दो। उसका ना आज भी डिविडेंड आ जाता है कई बार। वो शेयर तो पड़े ही हैं, रेट से जो भी हो उनका कम ज्यादा, कुछ के बढ़ भी गए, काफी के कम ही है, तो लेकिन उनका डिविडेंड आता है। मान लो 100 शेयर है, एक शेयर है 1800 रुपए का, मान लो 100 शेयर कितने के हो गए? 1,80,000 के हो गए। डिविडेंड क्या आता है? 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 200, कई बार तो 50 पैसे पर शेयर 100, कई बार 30 पैसा पर शेयर 60 रुपए। जो लड़का होता है ना चेक उसे डालने के लिए भेजना है, सोचना पड़ता है 60 रुपए का चेक कैसे डालने भेजूंगा, तो इतना तो पेट्रोल ही लग जाएगा। ये डिविडेंड जो है उसे कैश, लेकिन डिविडेंड कैश जरूर करवा लेना। अब आप पढ़ चुके हो, डिविडेंड कैश जरूर करवा लेना। पहले बताया जाता था, अब आप बताने वाले हो गए। क्यों? लॉ में पढ़ा ना कि अगर आपने लगातार डिविडेंड क्लेम नहीं किया कंपनी से, आपने चेक कैश नहीं करवाया, 7 साल बाद वो पैसा कहां चला जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। लॉ में पढ़ा होगा, सेक्शन 125 है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का। तो आप देखो डिविडेंड 60 रुपए का भी क्यों ना हो अकाउंट में लेना, कहीं कल को शेयर भी जाते रहेंगे, फिर हाथ जोड़ते फिर प्लीज मेरे शेयर दे दो। मेरे को क्या पता था डिविडेंड ना लेने की सजा ये है कि शेयर ही जाते रहेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये आता है ना कि डिविडेंड ले ही नहीं रहा ये आदमी, मरमरा गया होगा, क्या पता है कि नहीं है, इसके शेयर क्या करो? कैंसिल। वो सरकारी फंड में चले जाते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। और सरकार के पास गए पैसे वापस लेना कहां आसान है, आपको पता है, बड़ा बुरा हाल है, करप्शन मान के चलो ये चीज है। चलो, तो डिविडेंड मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिविडेंड का एम हमेशा नहीं होता। शेयर 2,000 रुपए का, डिविडेंड क्या आ रहा है? 2 रुपए, 30% कंपनी दे देगी 3 रुपए। शेयर 2000 का फिर भी ले रहे हम, क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है ये शेयर क्या हो जाएगा? महंगा। ये 2000 वाला शेयर मान लो कल को 2800 रुपए का हो गया, भैया 800 रुपए, ये तो ग्रोथ है, इनकम ये तो है ना, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो 2 एम हो सकते हैं, एक तो इनकम, दूसरा एम क्या हो सकता है? कैपिटल का एप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी में तो बहुत ज्यादा लोग क्या सोच के लगाते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। बड़े लोग रेंट के एंगल से भी लगाते हैं। कई बार आपको दूर दराज में, जैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है या जेसीडी ग्रुप ऑफ कॉलेज है ना, कभी एंड में गए जहां वो बाउंड्री पूरी खत्म होती है, उसकी एंड में जाओ तो वहां भी छोटे छोटे घर बने हुए हैं। वो घर में ना क्या है, छोटे छोटे घर, वो बच्चों को पीजी बना लिया, रूम रेंट पे दे दिए, क्योंकि वहां बच्चों को नजदीक चाहिए। बच्चे ने पॉश एरिया में रह के क्या करना है, उसने तो कॉलेज आना जाना है अपने, तो वो पीछे की तरफ जगह सस्ती है, बैक साइड कौन लेगा? जगह सस्ती है, लोगों ने किराए पे देने के लिए बनाने शुरू कर दी। होता है ऐसे। बठिंडा में एक आदेश मेडिकल कॉलेज है, आदेश सुना होगा, वहां पे ये कंप्यूटर लैब्स हैं जहां पेपर भी होते हैं, और वहां पे मैकडी और वो सब एरिया वहां पे डेवलप है। तो वहां पे बैक साइड लोगों ने ऐसे ही कर रखा है, पीछे कोई मेरा रिलेटिव ले रहा था, वहां 30 कमरे बने हुए, बिल्डिंग बहुत सही रेट में, क्योंकि पीछे है, उसकी वैल्यू वैसे नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आदेश इंस्टीट्यूट के पास है, एक रूम का रेंट आता है 6,000, 30 कमरों का 1,80,000 रुपये रेंट आता था। जगह अच्छी नहीं थी, पर अगर उस एंगल से देखें रेंट तो अच्छा आ जाएगा ना, लोग इसलिए भी तो लगाते हैं। तो 2 एम हो सकते हैं, एक इनकम कमाना, एक कैपिटल का एप्रिसिएशन। ठीक, जो इनकम ना कमा के बल्कि कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लेते हैं, तो उनको भी इनकम क्या बुरी लगती है, जो आ जाए वही सही है। चलो, तो मेरा कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदने का एम क्या है? शेयर्स पे क्या आएगा? डिविडेंड। शेयर्स पे जो प्रॉफिट बांटती है कंपनी, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। ठीक, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो क्या आएगा? रेंट आएगा। और डिबेंचर में या बैंक एफडी में लगाओगे पैसा, एफडी, तो क्या आएगा? इंटरेस्ट।
यही इनकम आती है अपने को, ठीक है। बाकी महंगी बिकगी वो फायदा। तो इन्वेस्टमेंट एक असेट है जिसका एम कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर क्या है, इनकम अर्न करना, या बोथ ऑफ देम, दोनों भी पर्पस हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर यूज नहीं होती। ये बिल्डिंग में पैसा लगाया हुआ आपने, बिजनेस कर रहे हैं, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और नॉट। हाँ जी, संजना बताएंगी, ये बिल्डिंग में जो पैसा लगा हुआ है वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और नॉट, इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट। याद रखना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अपना बिजनेस प्रीमाइसेस है। ये अपन ने क्यों बनाई है, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। इंस्टीट्यूट चलाना है, सीए का ऑफिस चलाना है, प्लस कंप्यूटर क्लासेस लगानी, उसके लिए बनी है। इसका मतलब रेंट कमाना या महंगी होगी बेच देंगे इस इरादे से नहीं। कितनी महंगी हो, कितनी सस्ती हो, खुशी तो होती है। देखो, कोई भी प्रॉपर्टी आप ले लो, दुकान ले लो, महंगी हो जाए अच्छा लगता है, महंगी होगी, लेकिन क्या फायदा। आपने घर बना लिया, किसी ने आपको कहा, आपने बनाया था 60 लाख का, भाई साहब 90 लाख का हो गया, खुशी होती है, लेकिन बेचना है क्या, कोई 90 लाख देगा, रख देगा, कहता जाओ भी निकलो, निकल जाओगे, नहीं। घर इसलिए नहीं लिया बेचने के लिए, अगर बेचने के लिए लिया होता दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। वो किस लिए लिया है, यूज करने के लिए बिजनेस में, ठीक। तो ये बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्लियर। ये अपना क्या है, बिजनेस प्रीमाइसेस। और सुनो, अगर मैं शेयर ट्रेडर हूं, शेयर ट्रेडिंग करना माय बिजनेस, उस सिचुएशन में शेयर डिबेंचर कांट बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड। मेरे लिए तो वो शेयर डिबेंचर क्या हो गए, बिकाऊ गुड्स है, गुड्स, तो मेरे लिए वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, वहां पढ़ेंगे, यहां नहीं। अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, प्रॉपर्टियां खरीदना बेचना मेरा काम है, देन प्रॉपर्टी कभी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। सस्ती खरीदी महंगी बेची, दुकानदार हूं मैं प्रॉपर्टीज का, तो वो कहां पढ़ेंगे फिर प्रॉपर्टीज को भी, AS2। वो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है, बिजनेस का स्टॉक, ठीक। तो AS कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बता रहे, इन्वेस्टमेंट आर assets held for earning dividend, interest, rent and for capital appreciation। जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं, जो अपन ने बेचने के लिए खरीदा है, क्लियर। आपके पास ज्वेलरी क्या है, आपने गोल्ड ले लिया, इट्स इन्वेस्टमेंट। एक तो देखो लेडीज ऑर्नामेंट डाल दिए, वो तो छोड़ो, वो तो बेच ही नहीं सकते, मांग के दिखा दो लेडीज से, भैया ये बेचना है, मान के चलो वो तो किस लिए है, पहन के रखना है, ठीक है, अच्छा लगता है ये चीज। लेकिन कुछ गोल्ड इस तरह भी तो होता है ना, बिस्किट ले लिया, गोल्ड। देखो गोल्ड की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि गोल्ड क्या है, वो तो अपने हाथ में है। शेयर्स का क्या, कल को अर्थक्वेक आए, कंपनी बर्बाद हो जाए, क्या कर लोगे, रूमर फैली, अडानी ग्रुप आधा नीचे आ गया शेयर। तो आप देखो, शेयर तो एक ऐसी चीज है, लेकिन गोल्ड तो जेब में डला है, अपने पास है, अभी तूफान भी आगा जेब में डाल के भाग लेंगे, ऐसा ना। गोल्ड की वैल्यू कभी नहीं गिर सकती। हिंदुस्तान या कोई भी कंट्री कितनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, गोल्ड में। वैसे नोटों की कोई वैल्यू नहीं है। श्रीलंका दिवालिया होने के नजदीक आ गया, ऐसे कंट्री के नोटों का करोगे क्या, लेने ही बंद कर दिए। और हाल तो ये हो गया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी कई जगह ऐसा है कि कोई पेमेंट लेने से इनकार ही कर गया आपकी करेंसी में। वो कहते हैं पेमेंट देनी है तो किसमें दो, सिर्फ US डॉलर में, क्योंकि डॉलर तो आपको सिक्का चलता है, उनका डॉलर नहीं टूटेगा, लोगों को ही हो गया। तो आधे तो पेमेंट ही नहीं लेते रुपये में। अब हैरानी की बात क्या है, पता क्या करते हैं हम लोग, फिर हमारी सरकार क्या करती है, पहले डॉलर लेने के लिए एक्सपोर्ट सस्ता करती है, भाई जी प्लीज हमारा माल ले लो, सस्ता ले लो, क्या दे दो हमें, डॉलर। फिर उस डॉलर से महंगा माल इंपोर्ट करते हैं, डबल नुकसान होता है ना। चलो, तो गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट में जाता है, सिल्वर भी किस में जाता है, इन्वेस्टमेंट। महंगा होगा बेचेंगे, तो ज्यादातर ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है। गोल्ड एक ऐसी चीज नहीं है कि शाम को लिए और रात के बाद अगले दिन सोचा गोल्ड का भाव देखते हैं क्या है। गोल्ड यूं नहीं अप डाउन रातों रात होता, गोल्ड में टाइम लगता है। इसलिए गोल्ड में पैसा लगाने वाला या प्रॉपर्टी में पैसा लगाने वाला लंबे टाइम की खरीदने की सोच के चलता है।
कि आज मैंने प्लॉट ले लिया 20 लाख का, साल 2 साल 3 साल बाद ही रेट अप डाउन का पता लगता है, इतनी जल्दी नहीं। लेकिन शेयर डिवेंचर क्योंकि कहां से डील होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज समझ गए ना? जिया बताएंगी स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी कंपनी के शेयर डिवेंचर डील होते हैं? लिस्टेड कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, रजिस्टर्ड, उनका टीवी में न्यूज़पेपर में रेट आता है और मार्केट में जब मर्जी खरीदो बेचो। और जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी के शेयर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे नहीं जा सकते, उनका मार्केट में टीवी में रेट नहीं आता, वो तो बार्गेनिंग है। अगर मेरे पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं और मेरा एक रिश्तेदार है अनिल, उसको मैं कहूंगा तो वो उसकी और मेरी समझ है, मैं कितने में बेचूं और वो कितने का खरीदे, क्योंकि टीवी में न्यूज में भाव प्राइवेट कंपनी के शेयर का आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। और जो लिस्टेड है पब्लिक कंपनी के शेयर, वो तो जब मर्जी बेच लो, भाव आ रहा है उस रेट में बेच लो, खरीद लो। तो वो ज्यादातर क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म, क्योंकि उनको जब भी बेचा जा सकता है। क्यों? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दो कैटेगरी है हमारी। क्या? इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्या? करंट इन्वेस्टमेंट और परमानेंट, दो नाम है। करंट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? परमानेंट इन्वेस्टमेंट। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। क्या? करंट इन्वेस्टमेंट जिनको पीरियड ऑफ होल्डिंग रखने का 12 महीने से ज्यादा का नहीं है, वो हेल्ड होंगे विद इन 12 मंथ्स बेचोगे। जिनको 12 मंथ्स या उससे ज्यादा रखने का इरादा है, वो इन्वेस्टमेंट कौन से होंगे? ये वाले लॉन्ग टर्म, जिनका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स या उससे ज्यादा है। देखो पीओएच की फुल फॉर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग। भाई आपकी इंटेंशन क्या है? मैंने एक शेयर खरीदे और मेरा इरादा है कि मैं इसको 1.5 साल तो रखूंगा, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म। अगर मेरा इरादा है विद इन 12 मंथ्स बेच दूंगा, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है? शॉर्ट टर्म। तो आप मुझे ये बताओ, मेरी इन्वेस्टमेंट को आप बता सकते हो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? मैंने एक डिबेंचर खरीदे कंपनी के, 1000 डिबेंचर, 150 रुपए का एक, कितने के हो गए? 1,50,000। 1.5 लाख के डिबेंचर खरीदे और मैंने पूछा ऋषभ मेरे डिबेंचर की वैल्यू लगा दो, तो ऋषभ पहले मुझसे पूछेगा सर आप बताओ आपके डिबेंचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि शॉर्ट टर्म है? मैंने कहा क्यों, तेरी पढ़ाई काम की नहीं है क्या? तेरे को पता नहीं क्या? सर पता तो मेरे को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टडी नहीं, आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करती हैं। किसी की उम्र शादी की होगी कि नहीं कौन बताएगा? वही बताएगा जिसकी है। सामने वाला बता सकता है? कई फैमिलीज में तो 20-21 में ही कर देते हैं, कई साल फैमिली में 30 से पहले ट्रेंड ही नहीं है, अलग अलग है, कईयों में करते ही नहीं, उम्र पड़ी है। तो ये तो हाँ, सलमान खान का भी अच्छा एग्जांपल लेते हो आप। चलो, तो कहने का मतलब ये है, ये चीज आपको नहीं पता। किसको पता है? जिसकी वो चीज है उसे पता है। कि भाई मैंने, मेरे से पूछा ऋषभ ने, सर आप बताओ आप कब बेचना चाहते हैं? मैंने कहा यार बेचना तो चाहते हैं लेकिन बिकेंगे पता नहीं। क्या? वो छोड़ो सर, अब ये बताओ आपकी इंटेंशन क्या है? मैंने कहा मेरी इंटेंशन 6 महीने में बेचने की है, बेच दूंगा, 4 पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। क्या? लिखो फिर शॉर्ट टर्म। सर आपकी इंटेंशन विद इन 1 ईयर बेचने की है क्या? मैंने कहा हाँ, शॉर्ट टर्म। मेरे से पूछता ऋषभ सर आपकी इंटेंशन? मैंने कहा 2-3 साल बाद सोचूंगा, अभी तो मैं विचार ही नहीं अपना बेचने का। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? लॉन्ग टर्म। चाहे एक्चुअल में कम मर्जी भी गई, इंटेंशन की गेम है। क्लियर? सुनो, मैंने एक शेयर खरीदे, मेरा मूड था कि मैं 6 महीने में बेच दूंगा, वो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? शॉर्ट टर्म। लेकिन साल बीत गया, बेचने की कोशिश करता रहा, नहीं बिके। कई चीजें अपने हाथ में थोड़ी है, सामने कोई बाहर नहीं मिला, नहीं बिके, तो क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, सेट होगी क्या? लॉन्ग टर्म नहीं। आज भी वो मेरे लिए क्या है? शॉर्ट टर्म। मैं तो बेचना चाहता हूं ना। दुकानदार की दुकान का सामान ना बिके बाय चांस, तो क्या अगले साल वो उसे लॉन्ग टर्म असेट कह देगा? स्टॉक तो शॉर्ट टर्म ही रहेगा ना। आपकी दुकान पे मान लो कोई बिस्किट का पैकेट है, बेकरी शॉप है, नहीं बिका, बिस्किट की तो शायद कोई एक्सपायरी ऐसी कुछ ऐसा होती नहीं नॉर्मली बिस्किट, तो वो नहीं बिका तो वो लॉन्ग टर्म थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो स्टॉक इन ट्रेड ना, शॉर्ट टर्म ही। इंटेंशन की गेम है।
तो लॉन्ग टर्म कौन सी या परमानेंट कौन सी? इंटेंशन टू रिटेन अबव 12 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म, अप टू 12 मंथ्स तो शॉर्ट टर्म। ठीक, शॉर्ट टर्म को क्या बोलेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म को परमानेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब करंट इन्वेस्टमेंट परमानेंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया। जो रेडिबली मार्केटेबल है, जब चाहे बाजार में जाके बेच लो, और आपका इरादा भी बेचने का है, तो वो क्या होगी? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब एक वर्ड आता है नॉलेज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए आपको। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, याद रखना। कौन सी? लॉन्ग, LTI लिख दिया मैंने शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट में LTI मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट? सुनो, अपने जैसा बिजनेस करने वाली कंपनी में हैवी इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट इट्स बिजनेस। जैसे सत्यम एक सॉफ्टवेयर कंपनी, इन्फोसिस भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी। इन्फोसिस ने देखा कि सत्यम की हालत थोड़ी खराब है, सत्यम बंद ना हो जाए, कहीं बंद होने लगी ना, नुकसान अपना भी होता है ना। जैसे मार्केट में मान लो जूते की 2 दुकानें फेल होगी, जूते के बिजनेस पिट गए उनके, तो बाकी बिजनेस पे भी नेगेटिव असर आ सकता है, शेयर मार्केट में भी उस जूते इंडस्ट्री पे शेयर पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो सत्यम की हालत खराब है, इन्फोसिस ने सोचा कि इसमें पैसा हम लगा देते हैं, इस कंपनी में अच्छा पैसा, ताकि ये बिजनेस क्या बच जाए, प्रमोट हो जाए। तो ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी देर की तो होने से रही कि भैया लगाओगे और जब चाहे ले लोगे, ये लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, पर ये इन्वेस्टमेंट हाफ से ज्यादा नहीं। सब्सिडरी नहीं बनाना आपने। सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? जिसके आप मोर देन हाफ इक्विटी या वोटिंग राइट शेयर खरीद लो। इतने नहीं खरीदने, फिर तो आपके कंट्रोल में आ जाएगी ना, पर अच्छे खासे खरीदने हैं, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या है ट्रेड इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इन सिमिलर कंपनी टू प्रमोट इट्स बिजनेस। ठीक, ये है इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और लगातार ये लंबे टाइम रखोगे, क्योंकि हालत खराब वाली कंपनी जल्दी पैसा कभी लौटा नहीं पाएगी। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है? ये सब्सिडी नहीं बनाते आप उसे, ऐसे नहीं होगा, फिर तो आप ही कंट्रोल कर लोगे उसे। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है? ट्रेड। नॉलेज के लिए कई बार लिखा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि नाम से क्लियर है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना, अक्सर ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? अभी बताया, परमानेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसे नहीं होती रोज बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी में ना फायदा भी नहीं है रोज बेचने का, पता है क्यों? प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री का खर्चा ही बड़ा होता है। मान लो 50 लाख का प्लॉट खरीदा, 3.5-4 लाख रुपए लग जाएगा रजिस्ट्री का, और वो कोई इतनी रातों रात बेचने वाली चीज नहीं है, इतने इतने खर्चे करके, तो लंबे टाइम रखनी पड़ती है। कुछ ना कहे तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? परमानेंट इन्वेस्टमेंट। इस पे रेंट भी आता है और महंगी बिकने का भी इरादा आपका रहता है। और सुनो, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि साथ में कंपनी कंपलसरी शेयर भी ऑफर करती है। मान लो रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी क्या हाउसिंग सेक्टर में आ गया, मतलब कंस्ट्रक्शन में, वो क्या है आपको फ्लैट दे रहा है, साथ में उन्होंने कहा हमारे शेयर भी लेने पड़ेंगे, थोड़े से शेयर भी लेने पड़ेंगे। वो शेयर लेना क्या आपकी मजबूरी, क्योंकि वो दे ही नहीं रहे साथ में। पुराने टाइम में क्या होता था, अब तो थोड़ा आसान हो गया काम, अब सब्सिडी के चक्कर में वो सिलेंडर की शॉर्टेज नहीं होती। आपके जैसे थे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, तो मुझे ध्यान है गैस सिलेंडर की बड़ी मारामारी ब्लैक चला करती थी। विंटर सीजन में गैस सिलेंडर नहीं मिलता था, और वो गैस सिलेंडर लेने भी कोई जाता ना, वो बंदा लेके भी चलो रिक्शा पे लोड करके ले आएंगे 2 सिलेंडर, तो वो स्कीम चलाते थे भी गैस सिलेंडर लेना है तो साथ में गगन घी का पैकेट भी लेना पड़ेगा। कहता भैया बनाओगे क्या, ये भी ले जाओ ना साथ में। तो वो सिलेंडर महंगा दे नहीं सकते थे, सिलेंडर महंगा दे नहीं सकते थे, सरकार ने रेट क्या कर रखे थे सेट, वो गगन घी के पैकेट में बना लेते थे। वैसे समझ गए, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका एमआरपी क्या होता है ज्यादा, वो एमआरपी पे बेच देते थे, तो समझो 20 रुपए पर सिलेंडर वो उसमें बना जाते थे, ऐसा भी था। और बंदे को चाहिए मजबूरी में वो ले लेता था। तो कुछ कंपनी आज भी ऐसा करती हैं, मान लो आपने एक फ्लैट लिया बेचने के लिए, प्लस साथ में क्या लेने पड़ गए 100 शेयर, 15 रुपए के हिसाब से कितने के 1500। आपका वैसे कोई शेयर लेने का इरादा नहीं था, थोड़े और शेयर कर लो, 1000 शेयर 15,000 रुपए के ले लिए। आपका ये फ्लैट जो है मान लो 10 लाख का,
तो आप ये मान लो ये शेयर कोई वॉलेंटरली नहीं लिया आपने, मजबूरी। कितने के पड़ गया ये फ्लैट? आप इस फ्लैट को कितने का मानो? 10,15,000 फ्लैट की कॉस्ट, क्योंकि आपका शेयर लेने का कोई इरादा नहीं, मजबूरी है। वो कहते हैं पहले आप हमारे क्या बनो? मेंबर, देन ओनली फ्लैट कैन बी प्रोवाइडेड टू यू। मजबूरी में शेयर लिए तो आपको तो फ्लैट 10 लाख नहीं, कितने का मान लो? 10,15,000। लेकिन आपको ये आजादी है, शेयर बेच सकते हो, आपने शेयर बेच दिए। सेल ऑफ शेयर्स इन मार्केट, आपने ये शेयर मार्केट में कितने के बेच दिए? 10,000 के बेच दिए। तो आप ये समझ लो, बढ़िया बात तो यही है, फायदा नुकसान ना निकाला जाए। फ्लैट की टोटल कॉस्ट क्या पड़ी आपको? टोटल कॉस्ट पड़ी है 10,15,000, ठीक है। 10,000 के शेयर बेच दिए तो फ्लैट की जो कॉस्ट है नेट कितनी मान लो? 10,05,000। यार देखो, अगर उनके शेयर इतनी बढ़िया होते वो बाजार में बेच लेते, आपको कंपेल क्यों करते? आपको अच्छे रेट में दे रहे हैं, मजबूरी है, ले लो भाई, क्या करें। कई बार होता है ना, साथ में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपने ले लिया वो, और क्या करें इसके साथ। अब मान लो कहीं मेला लगा हुआ है, आज कई शहर के आउटर एरिया, जैसे आजकल स्कूल है दूर, शहर के 10-10 किलोमीटर दूर, आसपास के एरिया में दुकानें भी नहीं है। मान लो मैं लूं जीडी गोने का, डीपीएस, बीआर ग्लोबल, आसपास दुकानें भी नहीं है, वहां अंदर जाके शहर के बाहर। तो वहां पे क्या है कि कोई फंक्शन चल रहा है बच्चों का, ठीक है, पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो अब वो पूरे पूरे दिन फंक्शन चलते हैं, भूख तो लगेगी, वहां लोगों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। वहां पैटीज मिल रही है, बर्गर मिल रहा है, ठीक है। किसी ने कहा भी पैटीज दे दे, वो कहता जी बर्गर दे दे, कहता ना जी कॉम्बो पैक है, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ेगी। वो कहता हम पीते नहीं, कहता किसी को दे दो चाहे, हम तो साथ में देंगे, कॉम्बो पैक है, एक बर्गर साथ में कोल्ड ड्रिंक, इतने रुपए का। लेंगे लोग, क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ेगा, ना भी पिए कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ेगी, क्या करे। और वहां शहर है स्पेशल खाने के लिए। तो कई बार बंदा यूं फंस जाता है, क्या है, थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, मजबूरी है। वैसी ये शेयर है, लेना नहीं चाहते तो भी लेने पड़े, और आपके बिके कितने में? 10। तो आप ये समझ लो फ्लैट कितने का पड़ गया? 10,15,000 माइनस 10, 10,05,000। एक इमेजिनरी क्वेश्चन माइंड में आता है, बच्चा पूछता है सर तब क्या होगा ये शेयर 20,000 के बिक जाए? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर ये शेयर इतने ही अच्छे होते कि 15,000 में कंपनी साथ में मजबूरी में दे रही है आपको, आप ले रहे हो, और 20 में आपके बाजार में बिक रहे हैं, तो कंपनी बाजार में ना बेच लेती, ठीक है ना। उसकी कोल्ड ड्रिंक बिकती होती बाजार में अच्छे रेट में, तो वो धक्के से आपको क्यों देता कॉम्बो पैक? ऐसा है ना। तो इस तरह से हो जाता है। तो कई बार मजबूरी है, प्रैक्टिकली नहीं सही कि महंगे बिक जाए। अगर बिक जाए तो आप जो चाहे ट्रीटमेंट कर लो, मान लो ज्यूम कर लो 20,000 के ये शेयर बिक गए, 5,000 ज्यादा, दो बातें हैं, या तो फ्लैट 10,15,000 का है, उसमें से क्या कर देंगे फिर अपन, 10,15,000 में से 20,000 कम कर देंगे, फ्लैट ही कितने का मान लिया जाएगा? 9,95,000 का। दूसरा ऑप्शन क्या है, 10,15,000 में से शेयर कितने के कम किए जाएं जो बिके? 15। फ्लैट 10 लाख का माना जाए, 5,000 का जो फायदा है प्रॉफिट, वो कहां ट्रांसफर कर दिया जाए? एक्स्ट्रा प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साइलेंट है, कोई कहीं पे इसका रेफरेंस नहीं, पर प्रैक्टिकली ऐसा होगा ही नहीं ना, मैं बता चुका हूं आपको, ज्यादा में बिकेंगे ही नहीं नॉर्मली। बुकिश दुनिया में दे दे तो ऐसे कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा यही है कि फ्लैट की कॉस्ट 995 मान ली जाए, अपने तो नेट फ्लैट 995 लगे ना ऐसे, ठीक है। तो चलो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पता लगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पता लगी, शेयर मजबूरी में लेने पड़ते हैं तो कॉस्ट में जोड़ लो। कह रहा है इलस्ट्रेशन 4 देख लो और अच्छे से समझना है तो आप इलस्ट्रेशन 4 कर सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। लो जी, इलस्ट्रेशन 4 पे चल लो, पेज नंबर 10 पे है, क्या कह रहा है पढ़ो। इलस्ट्रेशन 4, टी लिमिटेड ने फ्लैट खरीदा ग्रुप ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में 30 अप्रैल 22 में 15 लाख का। इट ऑल्सो परचेज अ मेंबरशिप ऑफ 25,000 रुपी टू एक्वायर द फ्लैट सो परचेज। अच्छा, सोसाइटी ने कहा पहले हमारे क्या बनो आप? मेंबर। 25,000 रुपए मेंबरशिप के शेयर लेने पड़ेंगे आपको, मेंबर बनोगे तभी हम आपको क्या देंगे?
फ्लैट देंगे तो आपको शेयर लेने पड़े, तो आपने क्या किया, मजबूरी में लिए 10, ये कितने के 15 लाख प्लस 25,000 के शेयर, आपका फ्लैट ही कितने का पड़ा, मान लो 15,25,000। कल को शेयर जितने के बिकेंगे 15-25 में से काट लेना। सही है बात, बोलो कोई डाउट, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम की चीज आपको पता लग गई क्या है। देखो आगे चलते हैं, फिर अपने को क्या कहता है, कहता है इन केस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आर पार्शली यूज then also such property will remain investment property until substantially used। मीनिंग समझे कि मैंने एक प्लॉट लिया फॉर सेल पर्पस, मेरा इरादा क्या है, मैं अच्छे पैसे मिलेंगे बेच दूंगा, मेरे को बिजनेस नहीं करना, उसमें ना रहना, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या हुआ, खाली पड़ी थी वो जगह, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसके 1-2 कमरों में अपना सामान रख लिया, अभी बेच देंगे, तब तक खाली पड़ी है, इस बार ने सामान रख लो, थोड़ा बहुत उसे यूज कर लिया, देन ऑल्सो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी, बिजनेस प्रीमाइसेस नहीं माना जाएगा। या तो सब्सटेंशियली यूज करो, सब्सटेंशियली यूज मींस पार्शियली नहीं, सब्सटेंशियली पूरा बड़े स्केल पे काम धंधा शुरू कर दिया, बिजनेस सामान रख लिया, दुकान खोल ली, फिर तो वो बिजनेस प्रीमाइसेस बन जाएगा। नहीं तो थोड़ा बहुत यूज करने से वो अब तब भी बिकाऊ थी, आज भी बिकाऊ है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी। क्लियर, बोलो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, कुछ टाइम पहले हमने ना एक प्लॉट ले लिया, अभी चलो बेच लेंगे, प्लॉट पड़ा था, ठीक मिल रहा था, ले लिया, खाली पड़ा था, वो खाली पड़ा था, तो हमने सोचा कि खाली पड़ा है, इसमें गाड़ी खड़ी कर लेते हैं यार, खाली तो पड़ा ही, गेट भी लगा हुआ था, लगाना हो तो सोचता है बंदा, लगा था उसमें, तो हमने उसमें गाड़ी खड़ी कर ली। तो क्या वो कोई सब्सटेंशियली यूज हो गया, आज भी वो बिकाऊ है, पहले भी है, वो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। क्लियर। मान लो उसमें रूम बना है, कदा किसी को किराए पे दे दिया फॉर द टाइम के, साफ सफाई हो जाएगी, वरना तो आपको पता है झाड़ियां जुड़ियां उग जाती हैं और उग जाती हैं, तो फिर बेचना ही मुश्किल हो जाता है ना उसमें, तो वो तब भी क्या है, वो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ही है। क्लियर। चलो अब ये कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है जिसका यूज नहीं करना, ये किस लिए, नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्युपाइड सब्सटेंशियली और फॉर यूज और बाय ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी ये खुद के बिजनेस ऑपरेशन में यूज के लिए नहीं है, ये तो बेचने के लिए, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। अब ये AS13 नहीं लगता, क्या नहीं डील करता, AS13 कहता हमारे पास इस चीज का जवाब नहीं है, इनकम विल बी ट्रीटेड एज इनकम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कब, द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया चेक नहीं करता। जैसे मान लो AS13 ये नहीं बताता डिविडेंड की इनकम को कब इनकम माने, जैसे मान लो अपन ने किसी के को लोन दे दिया, इंटरेस्ट आया नहीं, अक्रूड है, अब बुक्स में लिखेंगे ना लिखें, AS13 कहता है मेरे से मत पूछो, इसके लिए कौन से एस में जाओ, AS9, AS9 स्पेशल इसी चीज के लिए बना है। फॉर एग्जांपल आपका मैरिज पैलेस है, बुक हो गया, आपने पैसे ले लिए, आज मार्च कितनी है, 12 मार्च को मैरिज पैलेस की बुकिंग के पैसे ले लिए सामने वाले से आपने, शादी होनी है 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन, क्या पैलेस वाले की इनकम इस साल की मान्य 23-24 पैसे तो ले लिए, या अगले साल की मान्य, क्योंकि अप्रैल में तो अगला साल शुरू हो जाएगा 24-25, तो ये सब बातें कौन बताता है, AS9। वो कहता है कि जब तक मैरिज प्रोग्राम वहां ना हो, टिल देन यू कांट ट्रीट द अमाउंट रिसीव एज इनकम, उसे एक लायबिलिटी मानो। क्लियर। तो ये चीजें कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताएगा, AS13 ये बताने के लिए नहीं बना, वो तो किसकी वैल्यूएशन के लिए बना है, इन्वेस्टमेंट की। समझ आई बात। दूसरी बात, लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग लीज के फाइनेंशियल लीज, ये कौन सा एस बताएगा, 9। इसकी कोई स्टडी में यहां नहीं करने वाला, पट्टे पे लेते ना जमीनें, घर ले लिया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 100 साल के लिए, और इस लीज लंबे 12 साल लगभग लंबे टाइम के लिए किराए पे हो तो आप उसके मालिक समझे जाते हो, जैसे 99 ईयर के लिए ले लेते हैं, सब्सटेंशियली ओनर कौन है, आप। आपकी बैलेंस शीट में कई बार लिखा होता है ना लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कई बार लिखा होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड का मतलब आप बड़े सालों के लिए इसको खाली नहीं करेंगे, 90 ईयर 50 ईयर,
तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल लीज। और एक होता है हम 2-4 साल के लिए किराए पे ले लेते हैं, किराया दे रहे हैं, तो कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। ये सब कौन बताने वाला है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पढ़ेंगे हम, वो बताएगा। नेक्स्ट, ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाली चीजों की भी बात नहीं करता। इंश्योरेंस में आपने बीमा करवा लिया, ठीक है, बीमा करवा लेते तो क्या होता है? मान लो बंदे का नाम रखते हैं, अपन बाहर का बंदा रखते हैं कोई एक्स, मिस्टर एक्स ने बीमा करवा लिया। क्या होता है बीमे में? किस्तें भरता रहता है, मर गया तो इतने, जल्दी मरेगा उतने ज्यादा मिलेंगे, ऐसा होता है, और जिंदा रहा तो फिर खुद को मिलेंगे, थोड़े कम मिलते हैं, ऐसे ना। उस तरह की बातें भी AS 13 नहीं करता। मैंने शायद आपको बताया, बीमे के एजेंट समझाते कुछ ऐसे हैं कि भैया डेथ होगी इतने, तो ऐसे लगता है जी जीने से ज्यादा मरना अच्छा है, क्योंकि वो स्कीमें ऐसी बताते हैं कि मर गए तो इतना, बंदा वैसे ही घबरा जाता है, उसके माइंड में ये मरने वाली बातें चलने लग जाती हैं। भैया फिर फायदा ही नहीं होगा ना मरा तो, क्यों, कम मिलेंगे। तो वो इस तरह समझाते हैं बातें कि भाई साहब भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन पता नहीं चलता टाइम का, अगर कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा, ये बीमा कंपनी देगी। तो वो इस तरह समझाते हैं कि मरने के फायदे बहुत हैं। चलो इन्वेस्टमेंट, उनके प्लान्स की वैल्यूएशन का कोई कंसेप्ट AS 13 हाथ जोड़ देता है, कहता हमारे पास नहीं है, ठीक है। उनका अलग ही चीज होती है, वो उम्र का भी हिसाब किताब होता है, और ना उसमें रिस्क कवर भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। बीमे में बहुत से बंदे इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाया और उसमें जो इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू लगाना चाहो, तो AS 13 आपके पास कोई सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं, उसके तो अलग ही कंसेप्ट है इंश्योरेंस के। और बैंक जो इन्वेस्ट करता है ना, बैंक क्या करता है? आप लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। कैसे इकट्ठा करता है? आप लोगों से सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हो, FD फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट उसमें डालते हो, RD जो हर महीने पैसे जमा करवाते हो, रिकरिंग डिपॉजिट RD, तरह तरह की चीजों से पैसा लेता है, और आगे लोगों को क्या देता है? लोन, उनसे इंटरेस्ट लेता है। फिर भी ज्यादा पैसा हो तो बैंक क्या करता है? आगे इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में या और सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो बैंकिंग के अकाउंट पहले कभी सिलेबस में थे, हटा दिए गए, रिवाइज सिलेबस में हटा दिए, उससे पहले थे। तो उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक की तो 3 तरह की होती है, हम पढ़ाया करते थे, अब सिलेबस से हट गया वो चैप्टर। क्या? इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेल, इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर ट्रेड। तो बैंक तो ट्रेडिंग भी करता है शेयर डिवेंचर की, 3 तरह की। तो AS 13 कहता है अगर आप बैंक में हो, बैंक ने इन्वेस्ट किया है, तो उसकी वैल्यूएशन का रूल मेरे पास नहीं है, वो बैंकिंग एक्ट में रूल दिए गए, उसके अकॉर्डिंग डील करना। तो AS 13 ने अपना एरिया बता दिया कि हम इस चीज में डील नहीं कर सकते। क्लियर? एक्सक्लूड कर दिया। लीज की सारी कहानी AS 19 में पढ़ो। इनकम को कब इनकम मानने, रेंट की, इंटरेस्ट की, डिविडेंड, AS 9 के पास जाओ, वो हेल्प करेगा, ठीक है ना। और इन रिटायरमेंट बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी के कंसेप्ट हैं, वो बताएंगे। बैंक ने इन्वेस्ट किया तो कौन बताएगा? बैंकिंग एक्ट। हर एक का अपना एरिया है, ये भी मैंने आपको बताया था, एरिया होता है। अब मान लो आपको कंप्लेंट करनी है थाने में, यहां पे कोई मारधाड़ होगी, सामने थाना है ना, ये यहां मारपीट होगी, और सामने थाने में चले जाओ, जी ये देखो मारपीट कर रहा है, गाली दे रहा है, इंस्पेक्शन लो। वो कहता है जी बस स्टैंड वाले थाने में जाओ। आप कहते हो ये क्या बात है भैया, थाना तो नजदीक, क्या नजदीक नहीं, एरिया है। ये वाला एरिया कौन से थाने के अंदर आता है? बस स्टैंड वाले में। वहां जाके कंप्लेंट करो, हमारा एरिया अलग है। तो एरिया बटा होता है ना हर एक का, वैसे ही सिस्टम चलता है। अब मान लो कि आपके पानी की सप्लाई में गड़बड़ है, तो बिजली बोर्ड में कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। बिजली बोर्ड में को जी पानी गंदा आ रहा है, बिजली बोर्ड के वहां जाओ यार। तो हर एक का एरिया बटा है ना, हर एक का एरिया बटा है, वैसे ही चलेगा। एक बंदा पोस्ट ऑफिस में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाता है, भागता हुआ, सांस चढ़ा होता है, हाफ रहा होता है पोस्ट ऑफिस में जाके, पोस्ट मास्टर को जाके कहता है क्या भाई साहब मेरी बीवी गुम गई। पोस्ट मास्टर उसे डांटता करता है, कहता बीवी गुम गई, यहां क्या करने है? पुलिस स्टेशन में जा। भाई पोस्ट ऑफिस में क्या करने है? पुलिस स्टेशन जा। कहता क्या करूं, खुशी के मारे समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं कहां ना जाऊं। वो पोस्ट ऑफिस में जा रहा है। तो हर एक का एक एरिया बटा है।
ये AS13 ये समझाने की कोशिश कर रहा है, अब जिद मत करो कि मेरे को कोई इंटरेस्ट कब इनकम में लिखूं, मेरा आइडिया नहीं है भाई, 9 का है। लीज कौन सी है, मेरा नहीं है, 19 AS का है। बैंक को आप इन्वेस्ट किया है, मेरा काम नहीं है, बैंकिंग एक्ट में जाना पड़ेगा, LIC के एक्ट में जाना पड़ेगा। तो हर एक का अपना एक एरिया है, वो अपनी अपनी बात बताएगा। ठीक है, फिलहाल आप कौन सी बात कर रहे हैं, AS13। ठीक है, चलो अब आ जाओ वैल्यूएशन पे। इन्वेस्टमेंट का AS13 मेन बात क्या करता है, जो करंट इन्वेस्टमेंट है ना, करंट इन्वेस्टमेंट को किस पे लिखा जाता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। ध्यान देना, वर्डिंग कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। गिर गई तो गिरा दो, बढ़ गई तो बढ़ाना नहीं, याद रखना, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। बुक वैल्यू और कॉस्ट में फर्क होता है। बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट वर्ड का मतलब होता है जो बुक्स में लिखी वैल्यू। देखो इस एएस में जब भी मैं कभी कैरिंग अमाउंट लिख दूंगा तो आप समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूं, बुक वैल्यू की। ये और चीज है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, बुक में कितनी लिखी है वो ना देखो, आप क्या देखो, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लियर। AS13 कहता है इन्वेस्टमेंट अगर गिर जाए तो अपनी वैल्यू पे वापस आ सकती है। एक एग्जांपल से समझना इस बात को। बात है मान लो 2022-23 की, 22-23 की बात है। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी टू कैश कितने की, 1 लाख। साल के लास्ट में पता किया तो आपकी कॉस्ट कितने रुपए की है, आपकी कॉस्ट है 1 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 90। आगे लिखा है वैसे, ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, 90। तो कॉस्ट कितनी आपकी, 1 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 90। विच एवर इज लेस कितना लिख दिया आपने, आपने लिख दिया 90। 1 लाख वाली की वैल्यू 90 रहेगी तो 10,000 रुपए नुकसान कहां डाल दिया, बैलेंसिंग फिगर P&L में लॉस डाल दिया, 10,000 रुपए का लॉस हो गया। बुक वैल्यू कितनी रहेगी, 90। अब ये नीचे ले आए 90,000 वैल्यू। अगले साल कौन सा साल, 23-24। आपने लाख रुपए की और इन्वेस्टमेंट खरीद ली लाख रुपए की और। अब बोलो कॉस्ट कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की, ध्यान से बताना। अगले साल लाख रुपए कॉस्ट पिछले साल थी, 1 लाख थी, लाख रुपए वाली और खरीद ली तो कॉस्ट कितनी होगी आपकी, कॉस्ट होगी आपकी 2 लाख। एक 90 मत कहना, 190 इज द बुक वैल्यू। 1 लाख वाली गिर के 90 रह गई थी, 90,000 इज द बुक वैल्यू। कॉस्ट कितनी, 1 लाख, और खरीदी लाख, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 2। फेयर मार्केट वैल्यू बताना कितनी है इसकी, मान लो 220। तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, 23-24 की बात कर रहा हूं। वैल्यूएशन कैसे करते हैं, 2 लाख कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 220। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 220, विच एवर इज लेस कितनी, 2। एक 90 से कंपेयर नहीं करना, 190 इज द बुक वैल्यू। कंपेयर किससे करना है, कॉस्ट से। तो कितनी आ गई इसकी विच एवर इज लेस, 2 लाख। तो पहले जो एक 90 रह चुकी थी अब 2 लाख पे वापिस होगी तो 10,000 का क्या गया बैलेंसिंग फिगर, फायदा। जितनी वैल्यू गिरी थी वो वापिस क्या होगी, बढ़ गई 10,000। समझ गए। यानी मैं ये कहना चाहता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो गिरी थी वो वापस बढ़ भी सकती है अगर अगले साल रेट अप हो जाए तो पहले गिरी थी अब बढ़ गई वापस, लेकिन 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। जितना लॉस हुआ है उतनी इनकम, क्योंकि विच एवर इज लेस है ना, लाख रुपए प्लस लाख रुपए 2 लाख कॉस्ट, मार्केट वैल्यू 220, विच एवर इज लेस 2 लाख। 2 लाख से ऊपर तो नहीं लेके जा रहा, तो इसलिए 2 लाख पे लिख दिया। थी एक 90, 10,000 फायदा कहां चला गया, P&L। समझ आए ये, किसी को डाउट, बोलो इधर कोई प्रॉब्लम। याद रखना AS2 एक बार वैल्यू गिर जाए तो बढ़ने नहीं देता, लेकिन इन्वेस्टमेंट का AS13 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिकवरी भी कह देता है। अगर आज रेट गिरा है कल बढ़ गया तो वापस बढ़ा देंगे। क्लियर, फायदा हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना वो किस पे लिखी जाती है, कॉस्ट प्राइस ओनली। उसको किस पे लिखना है, को सही भी है। देखो अपन ने बेचने है क्या भाई, मान लो मैंने एक प्लॉट ले लिया, घर बना हुआ है, थोड़ा बहुत किराया भी आ रहा है, 50 लाख।
मेरा इरादा क्या है, 4-5 साल रखेंगे आराम से, बढ़िया रेटों में बेचेंगे, डबल करेंगे। 50 लाख का ले लिया। अब अगर किसी ने आके मुझे कहा साल के एंड में, सुमित सर 50 लाख वाला सर 5 लाख रुपए रेट गिर गया, लगता है मंदा आ गया मार्केट में, 45 लाख का रह गया, मुझे कोई टेंशन होनी चाहिए क्या? मैंने बेचना है क्या? अभी 5 साल बाद की बातें हैं, तब देखेंगे क्या होता है। तो मुझे रेट गिराना नहीं चाहिए, मुझे चुपचाप कितने पे लिखना चाहिए? 50। लेकिन एक अकाउंटेंसी में कंसेप्ट था, अगर आपको याद हो, कौन सा? प्रूडेंस, या दूसरा नाम कंजर्वेटिज्म। क्या कहता था ये? लॉस मस्ट बी ट्रीटेड एज लॉस इवन ऑन डाउटफुल बेसिस ऑल्सो। लॉस के चांस भी लगते हो तो लिख दो बुक्स में, प्रोविजन बना दो, लेकिन इनकम कांट बी ट्रीटेड एज इनकम अनटिल और अनलेस इट इज कंफर्म, इट इज रियलाइज। इनकम को इनकम तब तक नहीं मानना जब तक हाथ में ना आ जाए, जब तक कंफर्म ना हो जाए। जैसे बेड डेट्स का प्रोविजन बनाना, बेड डेट्स फाइनल हुए हैं नहीं, डाउट है ना, डूब सकते हैं, तो प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन फॉर क्रेडिटर बनाया आपने कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या पता अगले ना डिस्काउंट दें कोई कल को। मैंने कुणाल को देने हैं 2 लाख, क्या मैं सोच सकता हूं कुणाल से मैं डिस्काउंट तो ले ही लूंगा? ऐसे कैसे ले लूंगा? कोई गारंटी है क्या? तो इनकम को इनकम तब तक ना मानो जब तक क्या है? कंफर्म ना हो जाए। लॉस को डाउटफुल, गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो प्रोविजन फॉर रिपेयर बना लेते हैं ना, बना लेते हैं ना, प्रोविजन फॉर रिपेयर बना लो, वो कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट की मानो तो इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म भी है, रेट गिर गया तो प्रोविजन बनाना चाहिए, प्रूडेंस तो कहता है बनाना चाहिए। तो ऐसा है, देखो, अगर अपनी लॉन्ग LTI मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने 5 लाख की खरीदी, मुझे किसी ने कहा सर फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 4 लाख रह गई है, मैं कहता हूं इग्नोर इट, माई इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, मुझे इसे लंबे टाइम रखना है, हेंस मार्केट वैल्यू डजंट मैटर। मैं तो इसे किस पे लिखूंगा? 5 लिख लो, 5 सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा लगे ना कि 5 से 4 होने के पीछे रीजन है, रीजंस एग्जिस्टेड फॉर परमानेंट डिक्लाइन, अगर कोई कारण इसके पीछे है, रेट गिरा और ये बढ़ेगा नहीं, टेम्परेरी फॉल नहीं है, पक्के कारण है रेट गिरने के सर, पक्के कारण है, देन ओके, तो हमें क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन फॉर डिक्लाइन। फॉर एग्जांपल, मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी 5 लाख, 5 साल के लिए रखूंगा मैं, वहां पे रोड निकलनी थी एक, थोड़े दिन बाद सरकार की अनाउंसमेंट आ गई, रोड बनाने का काम कैंसिल, अब यहां रोड नहीं बनेगी, तो नेचुरल है अब रेट गिरेगा, अब रेट गिर के उस प्रॉपर्टी का क्या रह गया? 4। तो कारण है रेट गिरने का, बिल्कुल बहुत बड़ा रीजन है और वजह भी है ये, तो मुझे क्या बनाना चाहिए? लॉस का प्रोविजन। क्या एंट्री करनी चाहिए मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट लाख रुपए टू प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन, डिक्लाइन का लाख रुपए का क्या बना दो? प्रोविजन। P&L के स्टेटमेंट में आ जाएगा लाख रुपए, और बैलेंस शीट में कुछ ऐसे दिखेगा भी इन्वेस्टमेंट, क्या आपको अगर नॉन कंपनी सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कितने की? 5 लाख, लेस प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन कितना? 1 लाख, लेस करके कितना दिखेगा? 4। बिल्कुल जैसे डेटर पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते थे ना आप, बिल्कुल वैसे ही प्रोविजन फॉर डिक्लाइन दिखने वाला है। समझ गए? कौन सी इन्वेस्टमेंट में ऐसा? लॉन्ग टर्म में। और ये करनी कब एंट्री ये वाली? जब कोई कारण अच्छे हो, रेट गिरने के रीजन सॉलिड हो, तब ये एंट्री करनी। अगर रीजन नहीं तो छोड़ दो, फिर फॉल को इग्नोर कर दो। क्लियर? मान लो मैं एक ऑडिट करने गया कहीं किसी कंपनी में, उनके पास ना 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, जिसका बाजार में रेट 5 करोड़ वाली का 4.5 करोड़ रह गया था, 50 लाख गिर गया। मैंने देखा कि उन्होंने इसका कोई किया ही नहीं कुछ, P&L में 5 करोड़ ही दिखाए जा रहे हैं सेट्स में। मैंने ऑब्जेक्शन किया, भाई तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ वाली कितने की रहेगी? 4.5 करोड़, इसको रिड्यूस डाउन करो। तो उनका कहना था, सर आर इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म, और ये जो फॉल है ना ये टेम्परेरी है, ये रहेगा नहीं सर, फिर बढ़ जाएंगे रेट, इसलिए हमने इग्नोर कर दिया। सही है, मान जू जो वो कह रहे हैं,
बात में तो देखो दम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, पर मुझे क्या पता ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, मुझे उनसे रिटर्न में क्या लेना आना चाहिए, लिखवा के ले लो मैनेजमेंट से कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म है, जल्दी बेचनी नहीं, और ये रेट टेम्परेरी अप डाउन है, तो कम से कम मैं तो सेफ हो जाऊंगा। पता लगे उन्होंने बेचने के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म है और वो कह रहे हैं ऐसी ऊपर ऊपर से लॉन्ग टर्म, फिर तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस गलत है, जो रेट गिरने को गिराया नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए, रिटर्न, क्योंकि इस चीज का कोई सबूत नहीं होता चेक करने का कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो उनसे क्या ले लो, रिटर्न में ले लो। क्लियर है, बोलो कोई डाउट। एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था, बाहर वालों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि एग्जाम के बाहर बच्चे को जाने नहीं देना। तो एक बच्चा आ गया, कहता जी पेट में जबरदस्त दर्द है, ठीक है मेडिसिन लेने जाना है। वो सामने वाला सोचता है पता नहीं दर्द है कि नहीं है, झूठ बोल रहा हो, और ना जाने दूं तो भी बुरा है, बेचारा मर जाएगा ऐसी। तो उसने क्या किया, पेपर पे लिखवा लिया कि पेट दर्द है, सो प्लीज मुझे अलाउ टू गो फ्रॉम हियर, ऐसा करके फॉर 10 मिनट 15 मिनट्स लिखवा लिया। कल को बंदा सेफ तो हो गया ना, मैं दिखा दूंगा भैया साइन करके रिटर्न में दे गया। अब और इससे ज्यादा मेरे एंगल से मैं क्या करूं, ना जाने दूं तो यहीं लेट जाएगा, वो पेट में दर्द था उसके, समझिए ना। तो एक सेफ्टी के लिए एज ऑडिटर लिखवा लेता है ताकि कल को मेरे पे बात ना आए, ठीक है। चलो, तो आप परमानेंट इन्वेस्टमेंट है तो क्या बना सकते हो, प्रोविजन, अगर रीजन अच्छा है तो। अगर रीजन टेम्परेरी है छोड़ो। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसका तो सीधा P&L में जाता है। मान लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी आपने, एंट्री करोगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट 10 लाख टू बैंक, इसका फेयर मार्केट वैल्यू बाजार में, मान लो बाजार में फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख रह गया, कॉस्ट कितनी है 10, तो किस पे वैल्यूएशन करोगे, विच एवर इज लेस 8। इसमें प्रोविजन नहीं बनता, इसमें सीधा इन्वेस्टमेंट को उड़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब इसमें क्या एंट्री होगी, सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट 2 लाख टू क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए 2 लाख। इसमें सीधा इन्वेस्टमेंट कितनी दिखेगी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ही कितनी दिखेगी, सीधा ही कितनी दिखेगी 8 लाख। इसमें प्रोविजन नहीं बनाया जाता, इसमें सीधा इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके उड़ा दिया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं छेड़ी जाती। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई जाएगी, पूरी 5, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन लेस करके दिखाया जाता है इस तरह से। और हो सकता है अगले साल भी इन्वेस्टमेंट बिकी नहीं, और इसका जो डिक्लाइन है वो परमानेंट डिक्लाइन घटके कितना रह गया 60, तो 40,000 रुपए को क्या कर दो, प्रोविजन को रिवर्स। नेक्स्ट ईयर आप क्या एंट्री कर दो, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने रुपए 40, टू क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट गिन लो 40। अब बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, अब बैलेंस शीट दिखेगी इन्वेस्टमेंट कितने की 5 लाख लेस प्रोविजन फॉर डिक्लाइन कितने का रह गया, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन कितने का रह गया, अब 60,000, 4,40,000, सही है। डिक्लाइन का प्रोविजन कम ज्यादा हो सकता है, हर साल असेसमेंट करते रहो, समझाया। लॉन्ग टर्म में तो क्या बनेगा, प्रोविजन, शॉर्ट टर्म में प्रोविजन नहीं बनता, सीधा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट उड़ जाती है, इन्वेस्टमेंट अगले साल बढ़ी तो डेबिट करके बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट टू P&L ऐसे। क्लियर, ये वही तो करके दिखा रहा है। इन्वेस्टमेंट गिरी तो आपने क्या एंट्री कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो क्या एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। परमानेंट इन्वेस्टमेंट, यूजुअली परमानेंट इन्वेस्टमेंट किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट पे। और इंडिविजुअली वैल्यू लगाओ, मेरे पास रिलायंस के भी शेयर हैं, विप्रो के भी शेयर हैं, टाटा के भी शेयर हैं, तो अलग अलग कंपेयर करना, टाटा वालों की कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू, विप्रो वालों की कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू, इंडिविजुअली कंपेयर करना, रेट कम ज्यादा किसका है। और परमानेंट डिक्लाइन हो तो वैल्यू प्रोविजन बनाना है, अगर टेम्परेरी हो तो छोड़ देना है। और ये प्रोविजन रिवर्स भी हो सकता है, अगले साल बता चुका हूं मैं, रेट बढ़ गया तो प्रोविजन खत्म भी हो सकता है, यस। और एग्जांपल दे रहा है डिक्लाइन के, परमानेंट डिक्लाइन के एग्जांपल, कंपनी को कैश प्रॉफिट आने ही क्या हो गए, कम,
मतलब कंपनी रियल में कैश टर्म में कमाई हो ही नहीं रही, और जब कंपनियों की इनकम कम हो जाए तो शेयर का रेट गिरना नेचुरल है, कारण है रेट गिरने का, ऐसी कोई वजह है। नया लॉ आ गया जो हमारे अगेंस्ट है। मान लो सरकार ने एक नया इंस्टीट्यूट के लिए लॉ बना दिया, इंस्टीट्यूट ऐसे चलेंगे नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस भरो, प्लस इंस्टीट्यूट में एक काउंसलर बिठाओ, बच्चों के दिमाग पे गलत असर होता है। जिस हिसाब के नॉर्म्स आगे ना, उस हिसाब से तो ऑनलाइन कोचिंग चल ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार का कहना है हर इंस्टीट्यूट पे एक बंदा बिठाओ जो लोगों को क्या करे, गाइड। लोगों बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है, सरकार का मानना है। काउंसलर बिठाओ, कैसे एग्जिस्ट करेंगे इंस्टीट्यूट वाले, भाई एक बंदा बिठा लेगा हर इंस्टीट्यूट, वैसे सरकार का कहना है बिठाओ। सरकार का कहना है ऐड मत करो, हमारा बच्चा टॉप किया है, कहते इससे कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ता है तो लोगों के दिमाग पे गलत असर होता है, ऐड बंद करो। सरकार ने ऐसे ऐसे नॉर्म्स बना दिए बहुत टेढ़े, जैसे सरकार की मानो तो इंस्टीट्यूट चल ही नहीं पाएंगे, मतलब दिक्कत, मतलब ऐसा लो ला रही है सरकार। उससे क्या होता है, ऐसी चीजों से क्या होता है, ऐसी चीजों से मान लो इंस्टीट्यूट भी कंपनी में चल रहे हैं, मान लो उनका शेयर गिरेगा या बढ़ेगा, गिरेगा ना, कारण है, हाँ है। ये भी एक रीजन हो सकती है जो आपकी वर्किंग पे क्या है, इफेक्ट डालती है। सरकार ने रूल बना दिया कि आज से ट्यूबलेस टायर ही चलेंगे, टायर ट्यूब वाले बंद, ट्यूबलेस चलेंगे, तो जो बेचारे वो गोले टायर बनाते हैं उन कंपनियों का शेयर तो टूट जाएगा ना। तो ऐसे कोई कारण है क्या भी नेगेटिव आपके अगेंस्ट रेगुलेशन, मींस कोई लॉ आ गया आपकी कंपनी, जिस कंपनी के शेयर हैं तो रेट गिरना पॉसिबल है ऐसा, या कोई मार्केट में रेट जबरदस्त तरीके से गिरा है और इतना वापस बढ़ पाएगा मुश्किल है, जैसे अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरे, तो ऐसे कोई कारण है क्या? अगर ऐसा कोई कारण है तो ये रीजन क्या है, प्रोविजन बनाने की ओर इशारा करता है। परमानेंट इन्वेस्टमेंट में भी क्या बना लेना, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन, यानी अगर वैसे ही रेट गिरा है कोई कारण नहीं तो देन इग्नोर इट। कोई अच्छा रीजन है तो आप उसका क्या बनाओ, जैसे मेडिकल कॉलेज बनना था, हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू मैम ने भी इनॉग्रेट कर दिया, फिर हमारे सीएम ने भी कर दिया कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। उसके आसपास लोगों ने क्या की, जमीनें ले ली अच्छे रेटों में कि भी हाँ पीजी बनेंगे, मेडिकल की दुकानें बनेंगी, रेट चढ़ गए। अब पता लगा वो मेडिकल कॉलेज का टेंडर ही कैंसिल हो गया, कोई लेने को तैयार नहीं है। उससे गए एकदम प्रॉपर्टी डाउन हुई उस एरिया में, क्योंकि बना ही नहीं तो फिर लेगा कौन वहां पे जगह, ऐसा हो गया ना। तो ये रीजन होते हैं कई बार रेट अप डाउन के। चलो फेयर मार्केट, मैं आपको बता तो रहा हूं फेयर मार्केट वैल्यू, पर फेयर मार्केट वैल्यू का मीनिंग क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, कोटेड में तो मार्केट का रेट माइनस बेचने के खर्चे। कोटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, लिस्टेड शेयर, लिस्टेड सिक्योरिटी। आपके शेयर डिबेंचर ऐसी कंपनी के हैं जो शेयर मार्केट में क्या है, लिस्टेड है। मान लो मेरे पास विप्रो के शेयर हैं, विप्रो का किसी ना किसी हिंदुस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है, हाँ है, तो विप्रो के शेयर का रेट तो टीवी में ही आ जाएगा। टीवी ऑन करो, सीएनबीसी आवाज और इकोनॉमिक टाइम न्यूज़पेपर देखो, उसमें आ जाएगा रेट। तो कोटेड का तो यूं आ जाता है रेट, और जो अनकोटेड वाली हैं उनका बड़ी दिक्कत है। बताया ना मैंने अनकोटेड वाली का, अनकोटेड है तो दिक्कत ही दिक्कत है। एक मिनट बस, अनकोटेड किस कंपनी के हैं, प्राइवेट कंपनियों के, क्योंकि वो लिस्टेड करा नहीं सकती। और थोड़ी सी पब्लिक कंपनियां भी जिद्दी, जिन्होंने अभी लिस्टिंग नहीं करवाई। आपको लगता है ना ऐसे क्यों नहीं करवाई, जब सरकार का लॉ है लिस्टिंग करवाओ। ये बिल्कुल वैसी है जैसे सरकार का लॉ है हेलमेट डाल के ही बाइक चलाओ। सारे चलाते हैं, चलाते हैं क्या, मास्क डाल के ही जाना है। जब कोरोना में तब भी नहीं जाते थे, चालान कटवा लेते थे। ऐसा होता है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की है, भर लेते हैं क्या सारे, कईयों का तो रह ही जाता है। आपके बैच में भी एक आधे का रह गया, जो फाउंडेशन में पास हुए, फॉर्म रह गया, लास्ट डेट निकल गई। तो कितना ही कह लो चलता है हिंदुस्तान में, हर चीज हर आदमी फॉलो कर लेगा। यहां तो सरकार भी परसेंटेज मार्जिन लेके चलती है, इतने परसेंट तो क्या है। वो जब जनगणना वाले जाते हैं ना गिनने कि किस परिवार में कितने लोग हैं, वो भी मार्जिन लेके चाहते हैं कि आधे झूठ ही बोलेंगे। किसी के घर में 5 बच्चे हैं, वो 3 ही लिखवाते हैं, कहीं कोई सरकार का एक्शन ना हो जाए कहीं, तो ऐसे चलता है।
मार्जिन हर जगह इंडिया में लेके चलते हैं। ये पॉपुलेशन का जो डेटा है ना, 1,40,00,000 है हम, ये शायद 1,70,80,00,000 ही होंगे। आधे तो गिनती में आते ही नहीं। वो सेंसस वाले जब आते हैं घर घर, आधों के तो घर ही नहीं, फुटपाथ पे सोते हैं, उनकी गिनती कौन करता है। तो रियल में हम ज्यादा हैं। वो जनगणना वाले आते हैं ना, सेंसस वाले, वो सारों का डाटा ले नहीं पाते एक्चुअल में। चलो, आधे बच्चे कम गिना देते हैं, सरकार की स्कीमें कैंसिल हो जाती हैं ज्यादा बच्चों में। चलो, वैसी ही बहुत सी जिद्दी कंपनियां हैं जो पब्लिक होके भी लिस्टेड नहीं है। वैसे सरकार का रूल है कि हर पब्लिक कंपनी को क्या करवा लेनी चाहिए, लिस्टिंग। लिस्टिंग की फीस लगती है, फीस के अलावा फॉर्मेलिटी ज्यादा है, तो इसलिए लोग करवाते नहीं। कुछ एक पब्लिक कंपनियां लिस्टेड नहीं। तो लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी, उसके शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू जानेंगे कैसे? न्यूज़पेपर में, टेलीफोन, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में तो रेट नहीं आता। उनकी क्या जानी जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे? उनकी नेट एसेट्स ले लो। जैसे कंपनी है, मान लो टी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसकी जितनी भी असेट्स हैं, मान लो फिक्स असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मान लो ये सारी असेट्स है, इनका मार्केट में रेट पता कर लो। इनकी फेयर मार्केट वैल्यू है 4 करोड़, और जो लाइबिलिटीज हैं इनकी वो लेस कर लो। लाइबिलिटी, मान लो लाइबिलिटी 1 करोड़, तो नेट असेट्स आज के बाजार रेट पे कितने की आ गई? 3 करोड़ की आ गई। इनके शेयर कितने? इनके 1 लाख शेयर है, मान लो 1 लाख शेयर है, इक्विटी 100 रुपए वाले, 100 रुपए। तो आप इनके 3 करोड़ को 1 लाख शेयर से डिवाइड कर दो, एक शेयर कितने का आ गया? 300 रुपए। इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको सोल्व करने को कभी नहीं कहेगा इस चैप्टर में, लेकिन एक अमलगामेशन ऑफ कंपनी का चैप्टर पढ़ना है न्यूमेरिकल, उसमें कहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने को। तो आईसीए की बुक में भी इंट्रिंसिक वैल्यू एज 13 में बताया नहीं हुआ, पर जान लो, काम तो वहां आएगा। तो कौन सी कंपनी जिनका न्यूज़पेपर टीवी में रेट नहीं आता, वो कौन सी कंपनी होती है? जो अनकोटेड कह लो या अनलिस्टेड। उनका तो एक ही तरीका है, उनकी आज की वैल्यू असेट्स की लेस लायबिलिटी, नेट असेट्स आ जाएंगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक शेयर के बदले में कितने की असेट्स अवेलेबल है, नेट असेट्स, वही क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन में कितने आ गई? 300। ऐसे एक स्टूडेंट कहता है सर ये भी आसान कहां है, उनकी सेट्स का बाजार में रेट पता लगाना कौन सा आसान है? तो ऐसा फिर भाई बुक वैल्यू से कर ले, और क्या करेगा? जो बुक्स में वैल्यू दिख रही है लेस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो वही इंट्रिंसिक वैल्यू मान लो, और क्या इलाज है? मुश्किल है, नो डाउट। इनकी फेयर मार्केट वैल्यू जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो, एक जोधपुर में प्राइवेट कंपनी है, मेरे पास उसके शेयर है, मेरे रिश्तेदारों की है वो, मतलब मैं भी मेंबर हूं। अब उस शेयर का के अंदर इन्वेस्ट कर दिया मैंने, उसकी वैल्यू लगाना कहाँ आसान है? उसकी वैल्यू, जोधपुर की कंपनी, मुझे क्या पता बिल्डिंग कितने की है, मशीनें कितने की हैं, तो अल्टीमेटली मैं पता लास्ट में क्या करूंगा? बुक वैल्यू उठा के वही उसी के बेस पे ही क्या है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लूंगा। सही नहीं है वो, सही तो क्या है? मार्केट वैल्यू पता की जाए, पर वो आसान नहीं है। और वैसे ही मान लो मैं जोधपुर चला गया, ठीक है, एक आधा किला देखा, एक आधे होटल में रुका, फिर मैं पहुंच गया किसी दलालों के पास या उसके आसपास, जो कंपनी है उसकी बिल्डिंग के आसपास। मैंने जाके पूछा यार ये कंपनी की बिल्डिंग है ना, क्या रेट होगा इसका? कहता आपको, मैंने कहा बता यार तू क्या रेट होगा? जाके किसी ने कंपनी वालों को बता दिया कि बाजार में आपकी बिल्डिंग का कोई रेट लगवाता फिर रहा है। ऐसे थोड़ा अजीब हो जाएगा, उनके माइंड में कुछ और ही आ जाएगा। आप तो अपने शेयर की वैल्यू लगाने के लिए भागे फिर रहे हैं कि उसकी वैल्यू पता लग जाए, उधर मीनिंग कुछ और ही निकल जाएगा। समझ गए ना कि भाई ये कौन होता है वैल्यू जानने वाला, क्यों जान रहा है, समझे? चलो, तो इसलिए बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली सोचो ना आप। रियल में बुकिश दुनिया तो क्या है, ये तो मिनट लगाते हैं, ये बताते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स माइनस लायबिलिटी पेबल, वैल्यू आई नेट, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, आगे इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रैक्टिकली सोचो, जो आपको कोई कह दे लगा दो, लगा दोगे? बड़ा मुश्किल है। चलो, फेयर मार्केट वैल्यू पता लगी, लिस्टेड कंपनी की टीवी ऑन करती पता लग जाएगी कोटेड इन्वेस्टमेंट की, अनकोटेड की मुश्किल है। ठीक है, आपको तो दी होगी, चिंता ना करो एज अ स्टूडेंट।
प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कत है। तो नीचे मीनिंग समझा रहा है। कोटेड का मीनिंग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, अनकोटेड का मतलब जो कहीं लिस्टेड ना हो। बेचने के खर्चे काट लेना तो आएगी उसकी मार्केट वैल्यू। एक डायग्राम से समझा रहा है। कैरिंग अमाउंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है बोलो? बुक वैल्यू। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाते हैं आप? करंट इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाते हैं? हाँ, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे आएगी बता चुका हूं। कोटेड की न्यूज में, टीवी में ऐसे मार्केट रेट पता लग। अनकोटेड की क्या जानो? इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक, कोई रिडक्शन हुई फेयर वैल्यू में वो कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू करंट इन्वेस्टमेंट। परमानेंट में तो क्या बनाते हैं? प्रोविजन। कहता वो अगर फेयर वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाए तो क्या करेंगे? फेयर वैल्यू बढ़ जाए अगले साल तो उल्टी एंट्री कर देंगे, करंट इन्वेस्टमेंट काउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा कर देंगे ना, ये चीज है। ठीक, और अगर बढ़े तो कितनी बढ़ानी है? कोस्ट से ऊपर तो नहीं निकलोगे। मान लो एक करंट इन्वेस्टमेंट लाख की खरीदी, रेट रह गया 90, तो किस पे कर दी अपन ने वैल्यू? 90 पे। क्या एंट्री कर दी? प्रॉफिट एंड लॉस टू करंट इन्वेस्टमेंट 10,000। अगले साल ये 90 बुक वैल्यू वाली बाजार में 20 की हो जाए तो लाख से ऊपर तो नहीं जा सकते। 10,000 पे क्या कर देंगे? रिवर्स करंट इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पी एंड एल। वो समझा रहा है कि भैया मैक्सिमम वैल्यू उसकी कोस्ट से ऊपर लेके नहीं जानी। वो तो मैं बता ही चुका हूं। वैल्यू कैसे लगेगी? कहता है आप इनकी वैल्यू एक अच्छा मेथड लेके इंडिविजुअली, देखो वो तो है ही है, एक एक को कंपेयर करना है। रिलायंस के शेयर, इसकी कॉस्ट, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर रिलायंस। विप्रो के शेयर, इसकी कॉस्ट, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। इंडिविजुअली कंपेयर करना है। स्टॉक को भी तो इंडिविजुअली करते थे। फिर आ गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। लॉन्ग टर्म किस पे लिखा जाता है अक्सर? इसको कॉस्ट पे। ठीक, वैल्यूएशन कैसे होगी इसकी भी? इंडिविजुअली कर लेंगे। ठीक, लेकिन कॉस्ट पे। बट अगर परमानेंट डिक्लाइन के कारण है तो क्या किया जाएगा? डिक्लाइन टेम्परेरी है तो इग्नोर इट, भूल जाओ। परमानेंट डिक्लाइन है तो पी एंड एल से चार्ज करेंगे। क्या एंट्री करेंगे फिर उस केस में? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिक्लाइन। परमानेंट डिक्लाइन। कल को रेट बढ़ जाए तो ये एंट्री उल्टी भी की जा सकती है। प्रोविजन फॉर डिक्लाइन टू पी एंड एल। समझे? तो वही समझा रहा है। रिडक्शन जो है रिवर्स भी हो जाती है अगले साल अगर वो कारण एग्जिस्ट ना करें। ठीक है ना, वो कारण खत्म हो गए, सरकार ने फिर कह दिया रोड यहीं से निकलेगी, चलो जी फिर रेट वापस बढ़ गया। ऐसे समझ आया ये? बोलो कोई डाउट? तो यही बता रहा है। कॉस्ट निकालने के भी कारण कैसे निकलेगी? परचेज प्राइस, टैक्स, खरीदने के खर्चे, प्री एक्विजिशन का डिविडेंड क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड? जब हमने शेयर खरीदे उससे पिछले सालों का डिविडेंड क्या होता है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सुनो, मैंने आज ना रिलायंस के शेयर 23-24 में खरीद लिए 10 लाख रुपए के। ठीक है, मुझे डिविडेंड मिल गया प्री एक्विजिशन का डिविडेंड, मतलब खरीदने से पहले वाले सालों का 22-23 का डिविडेंड मिल गया फ्री में। कितने रुपए? लाख रुपए। तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी मान लोगे इन्वेस्टमेंट की? 10 नहीं तो कितनी? 9 लाख। सही है ना? समझे? मेरा हक तो उस डिविडेंड पे बनता है जो मेरे खरीदने के बाद के टाइम का हो। फॉर एग्जांपल कुणाल ने एक घर है, कुणाल के पास, सुनो, किराए पे दिया हुआ है, जिसमें रहता है वो वाला नहीं, एक और है, सुन लो, किराए पे दिया हुआ है किसी बंदे को जिसका नाम क्या है? राम। नाम ही राम है, वैसे राम है नहीं। उसको किराए पे दे रखा, उसने ना कब्जा कर रखा है। वो घर खाली नहीं कर रहा कुणाल का, 2 साल हो गए कब्जा कर रखा है उसने। लाख रुपए साल का किराया है, लाख रुपए पर annum। उसने 2 ईयर का रेंट क्या है? रेंट अनपेड। कितने रुपए रेंट अनपेड है कुणाल का? 2 लाख। कुणाल उसको कह रहा है खाली कर दे, वो खाली भी नहीं कर रहा। इसने जोर लगा लिया, दोस्त बुला लिए, वो खाली नहीं कर रहा। 2 लाख रुपए का किराया भी नहीं दे रहा, खाली करने को कह रहा, कहता करवा के देख ले जोर है तो, खाली भी नहीं कर रहा। 2023-24 में मैंने ले लिया वो घर, परचेज ऑफ दैट हाउस
फ्रॉम कुणाल, किराएदार समेत। मैंने कहा ये भी बेच दे मेरे को, किराएदार मैं निपट लूंगा। ऐसे अगर ना सस्ते मिल जाते हैं। सस्ते क्यों मिलते हैं? क्योंकि पंगे वाला काम है, लड़ाई वाला काम है भैया। अगर आप खाली करवाने का दम रखते हो तो ले लो, सस्ते मिलते हैं। कुणाल ने सोचा ये बंदा है बदमाश, राम नाम का, राम का नाम ही बदनाम कर रहा है, तो ये बड़ा खाली करेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा मैं करने नहीं वाला, तो किराया दे नहीं रहा, ये सर को बेच देता हूं, सर जाने अपने आप, थोड़ा सस्ता। मुझे इसने बेच दिया वो घर 50 लाख का, ठीक है, मैंने ले लिया किराएदार समेत। किराएदार के पास क्या कहता है, मैं किराया नहीं देता। मैंने कहा पिछला, अगला तो छोड़, तेरे से पिछला भी लूंगा। मैंने उससे पिछला किराया भी निकलवा लिया, दे गया वो 2 लाख रुपए रेंट। बातें हैं कितनी, बाकी ये बदमाश लोग होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, मरने मारने पे उतारू होते हैं, छोड़ते नहीं है कब्जे वाले। चलो मान लो 1 मिनट के लिए रेंट रिकवर्ड हो गया किसका? प्री एक्विजिशन पीरियड का। समझ गए मैंने कौन सा किराया निकलवा लिया? जो पीछे का 2 लाख था वो भी निकलवा लिया। मैंने कहा तेरा सामान, कहता जी मैं छोड़ के खाली करके जा रहा हूं। मैंने कहा सामान यहीं छोड़ जा, सामान नहीं जाने देता, तेरा किराया रहता 2 लाख रुपए, तो उठाने दूंगा। तो आखिर तंग होके उसने सोचा भी अपने से भी ऊपर वाले आ गए ये, तो 2 लाख रुपए किराया दे दो। मेरी तो फ्री में लॉटरी लगी है, क्या उस 2 लाख में मेरा कोई राइट है? अपने तो फ्री में, मैंने तो 23-24 में लिया है, ये तो पिछले सालों का किराया। मेरी उस घर की नेट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी मान लोगे? 48 लाख मान लोगे? मेरे लिए तो 48 लाख का ही पड़ा मानोगे। समझ गए ना? और हां, आज के बाद वो कहता है अगर आप कहो तो सर मैं रहता हूं, चुपचाप किराया दे दूंगा। मैंने कहा रह ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, पिछला ले लिया तो अगला भी ले ही लेंगे। लाख रुपए रेंट किस साल का आया मेरे को? ये रेंट आया 23-24 का लाख रुपए। ये कहां जाएगा मेरे? प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इस पे तो मेरा हक है, ये मैं मालिक हूं इस साल का, और इसका किराया तो नेचुरल रेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। जो 2 लाख रुपए पिछले मालिक वाला फ्री में मिला है, मेरी लॉटरी लगी है समझ लो, तो 48 लाख रुपए मेरी कॉस्ट है। या यूं समझ लो कुणाल को ये बात पता थी, कुणाल ने वैसे 48 में बेचना था, 49 में बेचना था, 50 में बेच लिया, ये समझ लो। चाहिए जो भी समझो, मेरे को फ्री में प्री एक्विजिशन खरीदने से पहले के पीरियड का रेंट आया, तो मेरी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? कम। डिविडेंड भी हो जाता है ऐसे, पिछले सालों का डिविडेंड आ जाता है, किसी वजह से कंपनी ने बाद में दिया और अब मिल गया नए मालिक को फ्री में, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक पॉइंट और है राइट शेयर का, वो कल डिस्कस करूंगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए मतलब अपने नाम करवाने के खर्चे, टैक्सेस सब जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कल, ये प्री के डिविडेंड का भी पॉइंट पढ़ेंगे, राइट शेयर भी पढ़ेंगे, कल देखते हैं आगे इसको।